Good evening, student. Myself Mohammad Kyash Khan. Here is my second video lecture on design of concrete structure subject, and the topic is in this video lecture I will cover the designing step of one-way slab, and we will also go through one numerical problem based on the simply supported beam. In the earlier we have also described about the introduction related to the one-way slab. For that you can also go through the description given in the description box में link दिया है, through the link given in the description box. So we will start with the design step. As we know that one-way slab, in the last lecture we have already discussed about the what is one-way slab, what is two-way slab. When Ly by Lx ratio is greater than 2, we will call the slab as one-way slab. Load is carried only along the one direction. In this the main reinforcement are along the shorter direction. Also in the note point we will see that when the slab is supported only on two sides, the slab bend only in one direction, and it is called as one-way slab. When the slab is supported on all four sides and the plan is long rectangular, that is Ly by Lx का ratio is greater than twice the width, the bending along longitudinal direction is negligible, resulting in one-way slab. तो इसमें बेसिकली क्या है कि लोड बेरिंग वॉल है, लोड बेरिंग वॉल पे एल बाई बाई एक्स का रेशियो अगर 2 से ज़्यादा है तो हमारा जो स्लैब होगा वो वन वे स्लैब का रहता है. लोड बेरिंग वॉल भी हो सकती है इस तरह से. इसके बाद वी आर कन्फाइनिंग अवर टॉपिक टू द स्टेप्स. सो स्टेप्स आर here I have written some steps. Step number 1 to 3 up to 10. So firstly we will assume the total depth, just written in the bracket also, by assuming L by D ratio is equals to L by 25 for simply supported beam and L by 10 for the cantilever type of beam. एजम्पशन हमको करना पड़ रहा है क्योंकि स्टेप नंबर 3 में जब आप लोड निकालोगे तो लोड निकालने के लिए आपके पास वॉल्यूम होना चाहिए. स्लैब का वॉल्यूम इनटू इट्स यूनिट डेंसिटी विल गिव यू द टोटल लोड. सेल्फ लोड हमको दिया होगा क्वेश्चन में, कुछ सेल्फ लोड लाइव लोड दिया होगा क्वेश्चन में. सेल्फ लोड हमको निकालने के लिए उसका वॉल्यूम चाहिए होता है. और जो वन वे स्लैब है उसके लिए हम 1 मीटर के विड्थ को डिफाइन करते हुए किसी भी स्लैब को हम एनालिसिस करने के लिए प्रोसीड करते हैं. तो स्टेप नंबर 1 में हमको एज्यूम करना होगा टोटल डेप्थ. दिस टोटल डेप्थ इज L बाई 25. लेंथ दिया होगा, स्पैन की लेंथ क्वेश्चन में दी होगी, क्लियर स्पैन की लेंथ दी होगी. तो जो आपका सेकेंड स्टेप होगा दैट विल बी कैलकुलेट इफेक्टिव स्पैन L इफेक्टिव. एल इफेक्टिव के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हमने डिफाइन कर रखे थे प्रीवियस लेक्चर में भी. इसमें भी हम थोड़ा सा इसको रिमाइंड करेंगे, रिकॉल करेंगे उसको. स्टेप नंबर 3 डिज़ाइन लोड डब्ल्यू वी विल कैलकुलेट आफ्टर फाइंडिंग द टोटल डेप्थ. वी विल कैलकुलेट द डिज़ाइन लोड. वंस वी गेट डिज़ाइन लोड के लिए आपको डेड लोड प्लस लाइव लोड या फिर कोई फिनिशिंग लोड दिया होगा, सबको सम अप करके सर्विस लोड आएगा. सर्विस लोड में 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द फैक्टर्ड लोड. फैक्टर लोड को ही डिज़ाइन लोड भी कहते हैं. देन इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम मोमेंट विल बी गिवन बाई WL स्क्वायर बाई 8, WL इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, एंड शियर फोर्स विल बी गिवन बाई WL बाई 2 वेयर L हेयर adopted will be clear span. स्टेप नंबर 4, इसमें क्या करेंगे कि इफेक्टिव डेप्थ जो रिक्वायर्ड है यूजिंग द रेशियो x बाई डी. एक्स यू मैक्स जो आपका होता है क्रिटिकल जो न्यूट्रल एक्सिस है उसका जो रेशियो होता है, जैसे FE 415 के लिए 0.48 होता है, और बाकी 0.53 और 0.46 आपका FE 500 के लिए 0.53, FE 250 के लिए 0.46 होता है. तो उसके लिए एक्स यू मैक्स बाई डी का रेशियो के हिसाब से आप ये चेक कर लोगे. एक्स यू मैक्स बाई डी, एक्स यू की वैल्यू आपकी एक्स यू मैक्स बाई डी की वैल्यू आपको पता होती है किसी भी पर्टिकुलर जो भी आपका स्टील है उसके थ्रू आपका एक्स यू बाई डी की वैल्यू पता होती है. तो वहाँ से आप आर निकाल लोगे, और मोमेंट इज इक्वल टू आर बी डी स्क्वायर के फॉर्म में होता है. तो डी रिक्वायर्ड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई आर बी. तो वहाँ से आपका डी रिक्वायर्ड आ जाएगा. Once we see that depth required is lesser than depth provided, then जो depth required है अगर वो आपका लेसर है जो आपने डेप्थ दी है
तो आपका जो आपने एज्यूम किया है स्टेप नंबर 1 में, दैट विल बी ओके. We will then move to step number 5, that is for calculating the area of tensile steel by using the formula m is equals to 0.87 FYSTD 1 minus STFY whole divided by FCK BD. ये फार्मूला आपकी बुक में भी है, IS कोड में भी फार्मूला है. वंस वी गेट, यहाँ से AST के क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, उस AST से दो वैल्यू आएगी, एक शायद निगेटिव आएगी और एक बहुत हाईएस्ट वैल्यू आएगी, मतलब या तो निगेटिव आएगी. तो निगेटिव वैल्यू को हम नेगलेक्ट करके और एस टी की वैल्यू निकालेंगे. एस टी की वैल्यू निकालने के बाद हम कुछ एज्यूम करेंगे डायमीटर ऑफ बार फ्रॉम 8 mm टू 12 mm एज अ मेन बार, हम उसको यूज़ करने वाले हैं. वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ एस टी वी विल कैलकुलेट द स्पेसिंग. स्पेसिंग विल बी कैलकुलेटेड एज एस पी इज इक्वल्स टू 1000 FI अपॉन एस टी. तो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के रिइंफोर्समेंट की स्पेसिंग क्राइटेरिया IS कोड ने कुछ रिकमेंड की है, उसको अभी हम आगे कवर करेंगे. जैसे स्पेसिंग आपकी 3D 3 टाइम्स ऑफ डेप्थ या 300 mm, या जो स्पेसिंग इस फॉर्मूले के थ्रू आई है, इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको हम अडॉप्ट करेंगे इन केस ऑफ मेन बार. और डिस्ट्रीब्यूशन के केस में 5D 300 और इसी फॉर्मूले SP से जो फार्मूला आएगा, इससे जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम अडॉप्ट करेंगे. स्टेप नंबर 6 में आपका एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील. डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मतलब जो ट्रांसफर साइड में लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग आप यूज़ कर रहे हो, उस साइड में जो आप एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे उसको हम कैरियर एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील. जैसे क्वेश्चन में दिया होगा FE 415 यूज़ हुआ है कि FE 250 यूज़ हुआ है. अगर माइल्ड स्टील बार है तो उसके लिए 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इन केस ऑफ FE 415 या HYSD कोई भी बार हो उसके लिए 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया. स्टेप नंबर 6 हो जाएगा. तो इसमें हम एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए कोई जो है आपका मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है, इसके हिसाब से आपने एरिया निकाल लिया. अब एरिया निकालने के बाद जो है आप क्या कर रहे हो कि कोई एज्यूम कर लो कि डायमीटर जैसे 8 mm 10 mm ऐसा कुछ एज्यूम करके स्पेसिंग निकाल लेंगे. चेक फॉर शेयर करेंगे, फिर चेक फॉर डिफ्लेक्शन करेंगे. स्टेप नंबर 9 में चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ करेंगे. और लास्ट में आपको डिटेलिंग ज़रूर दिखानी पड़ती है. डिटेलिंग में आप जो भी चीज़ें आपकी क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, एल इफेक्टिव और थिकनेस और क्या एरिया लिया है, कौन से बार का डिस्ट्रीब्यूशन बार लिया है और कौन से डायमीटर का आपने मेन बार लिया है, ये सारी चीज़ उसमें शो करनी होती है. तो पहला जो स्टेप था आपका कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ, आपके IS कोड में क्लॉज नंबर 22.2 पे दिया हुआ है. तो थिकनेस आपको थोड़ा सा, जैसे इसमें तो लिखा है कि L/D का रेशियो होता है, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए L/D का रेशियो 20 होना चाहिए, लेकिन एज्यूम करना हमको तो थोड़ा सा हम बढ़ा के चलते हैं. तो L/D का रेशियो 25 से 30 के बीच में हम एज्यूम करना होता है. तो L दिया होता है क्वेश्चन में, D वी कैन फाइंड, तो उस D को हम लेके चलते हैं. तो यहाँ पे जो फार्मूला है वो आपका IS कोड के हिसाब से L/D इंटू बेसिक वैल्यू. बेसिक वैल्यू क्या होगी 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर KT की वैल्यू है. KT की वैल्यू के लिए आपको जो है कुछ जो IS कोड में ग्राफ्स दिए हैं वहाँ से आप KT की वैल्यू देखोगे. तो इफेक्टिव स्पैन सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या होता है, सिंपली L0/D या L0 प्लस WS ये होता है. इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम ले लेंगे. कॉन्टीन्यूस बीम के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूस बीम ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस की हैं, आप उसमें से अच्छे से देख पाओगे. हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे कैंटिलीवर के केस में क्या लेते हैं, L0 प्लस D/2 के फॉर्म में लेते हैं L इफेक्टिव. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, वीडियो लेक्चर में, आप उसके थ्रू देख सकते हो. इसके बाद जैसे ही आपका स्पैन की लेंथ 10 मीटर ज़्यादा होती है तो हमारा D का जो वैल्यू है इस तरह से मॉडिफाई करना होता है. मॉडिफिकेशन फैक्टर के थ्रू स्पैन बाय 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ D, जैसे ही आपने D फाइंड आउट किया, L इफेक्टिव फाइंड कर लिए. L इफेक्टिव L0 प्लस D होगा या L0 प्लस WS होगा. उसके बाद जो है आपका वंस वी गेट L इफेक्टिव वी कैन नाउ कैलकुलेट द डिज़ाइन लोड. W निकल जाएगा आपका. W क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू जो भी आपका कैपिटल D आया होगा, कैपिटल D इंटू 1 मीटर इंटू 25 क्या होता है, 25 जो है आपका किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के फॉर्म में यूनिट वेट ऑफ RCC होती है. कुछ लाइव लोड दिया होगा क्वेश्चन में, फिनिशिंग लोड अगर दिया होगा तो उसको भी हम यूज़ कर लेंगे. तो सारे को सम अप करके, और अगर वो सर्विस लोड है तो उसमें
1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा डिज़ाइन लोड आ जाएगा। डिज़ाइन लोड आने के बाद मोमेंट विल बी गिवन बाय WL²/8 इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड, और शियर फोर्स जो है WL/2। उसके बाद चेक फॉर डेप्थ करेंगे, जो आपने एडॉप्ट किया है उसी को हम कह रहे थे कि कैसे हमने उसको चेक किया। तो दोनों फार्मूले से चल सकते हैं। 0.36 FCK XU max by D 1 - 0.42 XU max by D इंटू BD² के फॉर्म पे फार्मूला है। तो ये यही R हो जाता है, RBD² के फॉर्म में था। यहाँ से FY 250 के लिए 0.53, 415 के लिए 0.48 और 500 के लिए 0.46। डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्समेंट के लिए हमने बताया था AST का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। मोमेंट आ गया, वहाँ से मोमेंट की वैल्यू रखेंगे और AST की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अडॉप्ट करेंगे 8 से 10 mm का जो भी आपका रेनफोर्सिंग बार यूज़ कर रहे हो, फाई की वैल्यू वहाँ पर रखोगे। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ स्पेसिंग S। AST की वैल्यू जो आई है यहाँ पर रख देंगे, और फाई की वैल्यू जो आप अडॉप्ट कर रहे हो 8 mm, 10 mm, 12 mm मेन बार के लिए, यहाँ फाई की वैल्यू रखोगे, स्पेसिंग आ जाएगी। स्पेसिंग के बाद जो भी आपका क्राइटेरिया था स्पेसिंग का, हम उसको चेक करते हुए रखेंगे। जैसे यहाँ पे चेक है तो मिनिमम रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया, मैक्सिमम डायमीटर, मिनिमम रेनफोर्समेंट क्राइटेरिया बता दिए थे। मिनिमम के लिए क्या था 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया या 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। 0.12% HY/SD बार के लिए, 0.15% आपका MS बार अगर यूज़ कर रहे हो फिर 250। मैक्सिमम डायमीटर 1/8 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्पेसिंग के बारे में मेन बार के रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग के लिए क्या कहा था कि 3D या 300 जो स्पेसिंग आई है उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 5D या 300 या जो आपकी स्पेसिंग आई होगी उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे अडॉप्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका चेक फॉर शेयर है। चेक फॉर शेयर के लिए स्लैब्स में वन वे स्लैब या स्लैब कह लें तो स्लैब जनरली शेयर में फेल नहीं करते हैं, तो लेकिन फिर भी हमको चेक फॉर शेयर करना पड़ेगा। 1000 mm की स्ट्रिप मानिए, B की जगह आप 1000 रखोगे। D जो आपने आई है अभी अडॉप्ट किया था जो, वहाँ से D की वैल्यू रखोगे। V आपने स्टार्टिंग में निकाला था, V की वैल्यू रखोगे, टाउ भी आ जाएगा। टाउ भी के बाद आपको टाउ सी से चेक करना होगा। तो टाउ सी से जो है आप चेक करोगे, टाउ भी बहुत कम आता है। टाउ सी की वैल्यू को चेक करने के लिए 100 AST/BD करना पड़ता है। AST आपने अभी निकाला था, BD की वैल्यू आपको पता है 100 AST, और जो भी आपका कंक्रीट का ग्रेड है उसके करस्पॉन्डिंग देख करके आप यहाँ से 100 AST/BD के फॉर्म में टाउ सी की वैल्यू चेक कर लोगे। और साथ ही साथ आपको K से मल्टीप्लाई करना होता है, एक फैक्टर होता है स्लैब का केस है, इसलिए K इंटू टाउ सी करना पड़ता है। K की वैल्यू जनरली 1.3 आती है। उसके बाद आपको चेक फॉर डिफ्लेक्शन करना होगा। चेक फॉर डिफ्लेक्शन के लिए L/D मैक्सिमम इंटू बेसिक वैल्यू इंटू F1 है। F1 आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर है। F1 के लिए आपका यहाँ से फाइस की वैल्यू जो है, फाइस की वैल्यू और मॉडिफिकेशन फैक्टर यहीं से निकलता है। AST/BD आपने निकाला था, तो AST जितना प्रोवाइड किया जितना रिक्वायर है उसका एक रेशियो AST रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइडेड इंटू 0.58 इंटू FY, यहाँ से FS की वैल्यू आएगी। उस FS के करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट का जहाँ पे कट करेगा वही इसकी मॉडिफिकेशन फैक्टर आएगी। उस मॉडिफिकेशन फैक्टर को हम जो आपका L/D का मैक्सिमम वैल्यू था बेसिक वैल्यू इंटू F1, यही F1 यहाँ पे मॉडिफिकेशन फैक्टर के फॉर्म में हम लिख लेंगे। अगर L/D प्रोवाइडेड आपका LD मैक्स से कम है तो आपका ओके। प्रोवाइड रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के लिए मैंने क्या कहा था कि जो मिनिमम रेनफोर्समेंट क्राइटेरिया 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इन केस ऑफ HY/SD बार को हम अडॉप्ट करते हुए फाई की वैल्यू मान लीजिए 8 mm है, तो फाई की वैल्यू 8 रख दी। 8 इंटू 8 64 इंटू पाई/4 होल डिवाइडेड बाई AST। AST आपका क्या हो गया, AST यहाँ पे आप देख रहे होगे 0.12% ऑफ B इंटू कैपिटल D, ये AST की वैल्यू रखेंगे, स्पेसिंग आ जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बताया 5D 300 या जो SB इससे आया इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वही आपका SB हो जाएगा। प्रोवाइड डिटेलिंग, उसके बाद आप डिटेलिंग प्रोवाइड करोगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 11.2 नीलम शर्मा की बुक अगर आपके पास अवेलेबल हो तो पेज नंबर 272 पे, पेज नंबर 272 पे एग्जाम्पल नंबर 11.2 दिया है। A simply supported slab of a corridor of hospital building has a clear span 2.5 मीटर दिया है and is supported on a beam of width 230 mm. Design the slab
बीम कैरी कर रहा है लाइव लोड 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, M20 कंक्रीट का यूज़ हुआ है, HYSD FE 415 यूज़ हुई है। तो हमने जैसे बताया था कि एज्यूम करना पड़ता है हमको डेप्थ L/D का रेशियो। सिंपली सपोर्टेड बीम है तो 25 to 30 हम अडॉप्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमने 25 कर लिया, तो 25 जैसे किया हमने तो स्मॉल डी की वैल्यू आपकी आ गई 100। अब इसमें कुछ आप नॉमिनल कवर वगैरह भी दोगे, तो नॉमिनल कवर आपने जो दिया मान लीजिए 20 mm दिया, तो कैपिटल डी आपका जो है वो 120 mm के करीब हो गया। इसके बाद एल इफेक्टिव कहा था सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो एल इफेक्टिव क्या होगा, मिनिमम ऑफ L0 प्लस डी या L0 प्लस WS। तो WS वाला 0.23 हो गया, D वाला 0.1 हो गया, तो 2.6 आपका मिनिमम वैल्यू हो गया। दैट विल बी योर एल इफेक्टिव। नाउ WU की वैल्यू के लिए आप देख रहे होगे यहाँ पे सेल्फ वेट 0.12 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 25 आपका यूनिट वेट है RCC का, तो 3 आ गया। लाइव लोड आपका 5 दिया था क्वेश्चन में, टोटल लोड हो गया 8। डिज़ाइन लोड आपका हो गया 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मॉडिफिकेशन फैक्टर है, तो 12 आ गया। वंस वी गेट द WU वी कैन ईजिली कैलकुलेट MU इक्वल्स WL²/8 क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन है ये। इसके बाद फैक्टर शेयर भी इसी के साथ निकालेंगे, WL/2। यहाँ पे L जो होगा वो क्लियर स्पैन के फॉर्म में लेते हैं क्योंकि शेयर फोर्स है। इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड आपका स्टेप नंबर 3 था, XVmax/D से आप उसके क्रॉस वैल्यू को चेक करोगे कि डेप्थ रिक्वायर्ड कितनी है। तो RBD स्क्वायर के फॉर्म में आप देख रहे होगे, RBD स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे, तो D विल बी स्क्वायर रूट ऑफ M/RB। M अभी निकाला था वहाँ वैल्यू M की रखी, R की वैल्यू 2.76, मैक्सिमम केस में आपका 2.76 ही आएगा। और क्योंकि आपका M20 ही दिया रहता है, FE 415 ही दिया रहता है, तो आपका ये R की वैल्यू 2.76 ही आती है मैक्सिमम केस में। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आई डेप्थ रिक्वायर 60, जो कि काफ़ी कम है 100 mm जो हमने मान रखा था, इसलिए ओके हो गया। तो हमने अडॉप्ट किया टोटल थिकनेस 120 mm। नाउ मेन रेनफोर्समेंट के लिए MU इक्वल टू 0.87 FI/ST D 1 माइनस AST FY/FCK BD, या एक और फार्मूला है, वो फार्मूला है MU इक्वल टू FY/2 FCK 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 4.6 MU/FCK BD² बाहर में B इंटू डी। आप इसी फार्मूले से निकाल लो चाहे तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव को आपने इग्नोर कर दो, पॉजिटिव वैल्यू विल बी 300 mm² आ गया। अब इसको चेक भी करना पड़ेगा मिनिमम से। उसके पहले हमने क्या किया, 8 mm से 12 mm के बीच में कुछ भी मान के आप मेन इन्फोर्समेंट को प्रोसीड कर सकते हो। तो मेन इन्फोर्समेंट के लिए 8 mm का सरिया हमने यूज़ किया। तो यहाँ से आप देख रहे होगे कि π/4D² के फॉर्म में एक सिंगल एरिया हो गया डायमीटर, 8 mm के डायमीटर के लिए एरिया इतना हो गया। स्पेसिंग के लिए FI/AST के फॉर्म में 167 आ गया। 167 स्पेसिंग आ गई, तो उसको हम कह दिए कि 160 कम करके बताते थोड़ा सा, तो 160 mm हो गया। तो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी तो जाहिर सी बात है 160 mm इज़ द मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे D आपका 100 हो गया स्पेसिंग के लिए, 3D 300 या 160 इज द मिनिमम वैल्यू। तो AST प्रोवाइड असल में कितना किया, 167 के फॉर्म में तो हमने रखा नहीं, स्पेसिंग 160 रखा, इसीलिए AST रियली प्रोवाइडेड इज 1000 इंटू एक बार का एरिया डिवाइडेड बाई 160, 314 आ गया। इसके बाद मिनिमम एरिया से मैंने कहा था चेक करना पड़ेगा क्योंकि FE 415 यूज़ हुआ है, तो 0.12 इंटू B इंटू कैपिटल T डिवाइडेड बाई 100 के फॉर्म में आपने चेक किया 144 आया, जो कि काफ़ी कम है एज प्रोवाइडेड के। तो दिस इज़ द, यहाँ पे आप देख रहे होगे, तो दिस इज़ ओके। तो इसी के तरह हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को भी निकालेंगे। एक चीज़ और लिखी, बेंडिंग हाफ द, मतलब कर्टेलमेंट कर दिया है, कर्टेलमेंट भी कर सकते हैं। L/7 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द विड्थ सपोर्ट से, वहाँ से हम फेस ऑफ द सपोर्ट से वहाँ से हम इसको कर्टेल कर दिए। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए 0.12 मतलब मिनिमम जो क्राइटेरिया होती है कम से कम उतना तो होना ही चाहिए, तो वहाँ से हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकाली। 144 आया था स्टार्टिंग में अभी ऊपर में, तो 6 mm का सरिया यूज़ किया, तो आपकी स्पेसिंग आ गई 196.5। तो इसको भी हमने थोड़ा कम कर दिया 190, तो 190 mm सेंटर टू सेंटर अलॉन्ग द लॉन्गर डायरेक्शन, जो कि आपका ट्रांसवर्स होता है। चेक फॉर शेयर के लिए आपको बताया VU/BD के फॉर्म में करते हैं, तो टाउ भी निकाल लिया। जनरली चेक फॉर शेयर में आपका सेफ रहता है। तो K इंटू टाउ से K की वैल्यू
फॉर 120 mm, क्योंकि 150 mm या उससे कम के लिए के की वैल्यू 1.3 होती है। 150 mm या उससे कम के लिए के की वैल्यू 1.3 होती है स्लैब के केस में, उससे मल्टीप्लाई करना होता है। टाउ बी, सो टाउ सी फॉर स्लैब इज इक्वल टू के इंटू टाउ सी, के की वैल्यू 0.28 है इंटू 1.3, यही आपका जो फैक्टर कह रहे थे मल्टीप्लाई होगा, ये फैक्टर है। चेक फॉर डिफ्लेक्शन करने के लिए 100 AST अपॉन बी डी, यहाँ से क्या अभी आपको जो स्टार्टिंग में दिखाया था एफ एस की वैल्यू निकालेंगे, एस टी रिक्वायर्ड अपॉन एस टी प्रोवाइडेड से 230 आ गया। आप उसे देखोगे तो आपकी एफ एस की वैल्यू जो है के जो आप मॉडिफिकेशन फैक्टर मल्टीप्लाई करो उसकी वैल्यू आपकी 1.55 आ जाएगी। तो वहाँ से आपकी 26 आ 31 आ गई। आपने प्रोवाइड कितना किया था, स्टार्टिंग में 25 करके चले थे, तो दैट इज़ लेसर देन 31 हो, हेंस ओके। डेवलपमेंट लेंथ को भी इसी तरह चेक करना पड़ेगा। डेवलपमेंट लेंथ के लिए फॉर्मूला आपको पता है, आप वहाँ से डेवलपमेंट लेंथ चेक कर सकते हो। लास्ट में आपको यहाँ से इस तरह से आपको रिइंफोर्सिंग डिटेलिंग 11 फिगर 11.1 में 11.4 में जो फिगर दिया है आपको इस तरह से इसमें फिगर दिखाना पड़ता है। तो ये L/7 की जो वैल्यू थी उसकी वजह से यहाँ पे 260 mm आप नीचे देख रहे होगे। 230 mm का विड्थ का सपोर्ट है, 2.5 क्लियर स्पैन है। यहाँ पे देख रहे होगे 6 mm सेंटर टू एट द रेट ऑफ 230 mm सेंटर टू सेंटर और 8 mm एट द रेट ऑफ 160 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा मतलब बीच में स्पेसिंग ज़्यादा कम कर दी है, आप उसको उस हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। तो आपका जो स्टार्टिंग में आया था स्पेसिंग 190 आया था, आप उसको 190 लिख सकते हो, 190 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, थैंक यू। अगले जो भी वीडियो है उसमें हम कैंटिलीवर बीम के बारे में बताएंगे। थैंक यू।